हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको आप डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो। इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? पहले फीचर्स की बात करेंगे। ये एक डायरेक्ट टैक्स है, एनुअल टैक्स है, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब रूल्स देखते हैं। एवरी पर्सन whose income exceeds basic exemption limit shall be chargeable to income tax. Every person whose income exceeds basic exemption limit, कौन सी? basic exemption limit shall be chargeable to income tax. exceeds क्या exceed करती है? basic exemption limit shall be chargeable to income tax. अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिंपल डेफिनेशन ये है, टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? टैक्स ऑन इनकम। लेकिन थोड़ी अच्छी डेफिनेशन चाहिए तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन और एसएससी। टैक्स ऑन total income earned in the previous year by a person or assessee. Such tax shall be chargeable या payable in the assessment year. हम क्या कह रहे हैं? Tax on total income earned in the previous year by a person or assessee. Such tax shall be payable in the assessment year. देखो जी, इस डेफिनेशन में सारे मेन वर्ड्स आ चुके हैं। एक है टैक्स, टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर। इन सब की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ये सब टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर क्या है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज़ ए फाइनेंशियल ईयर as it starts from 1st April and ends on 31st March next year. हाँ, next year भी लिख देना। It is also termed as income year. It is the year immediately preceding the assessment year. और current previous year आजकल चल रहा है 2023-24। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 24-25, फिर 25-26, 26-27। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज़ ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज़ ए फाइनेंशियल ईयर एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April and ends on 31st March. इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज, क्या बोला जाता है इसको? इनकम ईयर। ये जरूर लिखना है, टर्म्ड एज इनकम ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। और करंट प्रीवियस ईयर आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। इसी के बाद असेसमेंट ईयर है। सेम डेफिनेशन है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इट इज़ ए फाइनेंशियल ईयर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March नेक्स्ट ईयर। ये सब डेफिनेशन, पहली तीनों लाइनें सेम है, लेकिन ये लाइन इसको असेसमेंट ईयर को डिफाइन करती है। ये डिफरेंट है। असेसमेंट ईयर इज़ नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट टू प्रीवियस ईयर ये जरूर लिखना है। और आगे है कि करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है। आप अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली मेरे को बताना करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है। अगर किसी का ये प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर ये हो गया। अगर ये वाला प्रीवियस ईयर, ये देखो ये प्रीवियस ईयर है तो ये असेसमेंट ईयर है। अब ये देखो, नेक्स्ट बॉक्स देखो, अगर आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है तो आपका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। और अगर आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 26-27। हमने दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कर ली हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इसको लेकर जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है, अर्न इन प्रीवियस ईयर टैक्स इन असेसमेंट ईयर। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर है।
आप अर्न करो प्रीवियस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में अर्न करो, इस प्रीवियस ईयर में आपने अर्न करना है, असेसमेंट ईयर में आपने टैक्स देना है। प्रीवियस ईयर में आपने अर्न करना है, असेसमेंट ईयर में आपने टैक्स देना है। ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। आपने इसी को एक्सप्लेन करना है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। आपने ये रूल एक्सप्लेन कर देना है कि अर्न इन प्रीवियस ईयर, टैक्स इन असेसमेंट ईयर। एनी इनकम, वो सैलरी हो सकती है, रेंटल, बिजनेस, इंटरेस्ट, कोई भी इनकम अर्नड इन एनी प्रीवियस ईयर इज टू बी टैक्स्ड इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ये जनरल रूल है, जनरल रूल है। लेकिन बेटा इसके साथ अगर वो क्वेश्चन में कमेंट लिखा हुआ है तो आपने ये नीचे दी हुई एक्सेप्शंस बतानी है, एक्सेप्शंस बतानी है। ये वाली क्या लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है या एक्सेप्शन लिखा हुआ है, तो आप लिखना हाउएवर जनरल रूल है सर्टन एक्सेप्शंस। तो आपने ये एक्सेप्शंस बतानी है। ये एक्सेप्शंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही तो हैं। आपने 5 एक्सेप्शन बतानी है। इन एक्सेप्शन में क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर में अर्न करोगे, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दोगे। नो सेपरेट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, इनकम। देखो जी, पहली एक्सेप्शन क्या है, इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इनकम अर्नड बाय, इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। इनकम ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर ए लॉन्गर पीरियड। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया पहली थी, इनकम अर्नड बाय एनआर नॉन रेजिडेंट। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। इनकम ऑफ एसोसिएशन, इनकम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसे नहीं लिख देना इनकम ऑफ एसोसिएशन, नहीं नहीं, ये भी लिखना है फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इनकम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। साथ में आपने लिखना है इनकम ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ पर है इनकम ऑफ पर्सन, यहाँ पर भी इनकम ऑफ पर्सन हु आर लाइकली टू ट्रांसफर, who are likely to transfer their asset to evade tax। पूरी बात लिखनी है, who are likely to transfer their asset to evade tax। आगे आपने ये भी लिखना है इनकम ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कुछ बच्चे लिख देते हैं इनकम ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं है बेटा। इनकम ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिसकंटिन्यूड, ये जरूर लिखना है। इन ऑल द अबव केसेस इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर। नो सेपरेट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। आप देखो पांचों केसेस आपके सामने आ गए। इनकम अर्नड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट। इनकम ऑफ पर्सन, कौन सा पर्सन, लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्गर पीरियड। इनकम ऑफ एसोसिएशन, कौन सी एसोसिएशन, फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इनकम ऑफ पर्सन, कौन सा पर्सन, हु आर लाइकली टू ट्रांसफर देयर एसेट्स टू इवेड टैक्स। इनकम ऑफ बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, बिजनेस विच इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब हम बेटा कर रहे हैं पर्सन की डेफिनेशन। इसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। देखो जी, 1 मिनट भी नहीं लगा। हमने कहा इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। ये 7 पर्सन होते हैं। अब देखो हम एसएससी की डेफिनेशन कर रहे हैं। एसएससी कौन होता है, टैक्स पेई एंड इंक्लूड्स, टैक्स पेई एंड इंक्लूड
अब मैं यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन कह रहा हूँ. असेसी इज टैक्स पेई एंड इंक्लूड्स डीम्ड असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट. ये सबसे छोटी डेफिनेशन है. दिखाऊं कैसे छोटी डेफिनेशन, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम डेफिनेशन को. असेसी इज टैक्स पेई एंड इंक्लूड्स डीम्ड असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड असेसी इन डिफ़ॉल्ट. ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है. अब हम बात करने वाले हैं इनकम्स. टैक्सेबल इनकम्स, टैक्स फ्री इनकम. टैक्सेबल इनकम, टैक्स फ्री इनकम. टैक्सेबल, टैक्स फ्री, ये इनकम्स की दो टाइप हैं. टैक्सेबल इनकम्स, टैक्स फ्री इनकम. इसको एग्जम्प्टेड इनकम भी बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं. अब हम टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं. टैक्सेबल इनकम है, ये 5 हैं, ये मैं भी पढ़ाने वाला हूँ. इनको हेड्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं. ये कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड नेट टोटल इनकम का भी पार्ट है. देखो, इनकम फ्रॉम सैलरीज, सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देखो कौन कौन सी है. सैलरीज की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट और गेन्स है, कैपिटल गेन्स है एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ये 5 इनकम का अगर टोटल कर लिया जाए तो इसको हमने क्या बोलना है, इधर देखो, इधर ग्रॉस टोटल इनकम बोलना है. क्या बोलना है? ग्रॉस टोटल इनकम. इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगी, फिर आएगी नेट टोटल इनकम. इस नेट टोटल इनकम को हमने 10 के मल्टीपल में राउंडेड ऑफ करना है. किसके मल्टीपल में? 10 के मल्टीपल में. ये देखो लिखा हुआ है, ये लास्ट में है 533 है ना, इसको 530 कर देंगे. 530 राउंडेड ऑफ कर देंगे ना, 3 रुपये हटा देंगे. लेकिन अगर 35 होता तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते, 540 कर देते. क्या कर देते? 540. देखो इसको इन शॉर्ट भी बताता हूँ. देखो कितना सिंपल लिखा हुआ है. आपको 5 इनकम कैलकुलेट करनी है. सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज. इन 5 का जो टोटल होगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन, और डिडक्शन के बाद ये देखो लास्ट में क्या लिखा मैंने, नेट टोटल इनकम आपके सामने आ जाएगी. अब हम करने जा रहे हैं एग्जम्प्टेड इनकम्स, टैक्स फ्री इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम. बेटा इसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो अलग से चैप्टर भी करेंगे. फिर आपको शेयर मिल रहा है टू मेंबर. कहाँ से मिल रहा है शेयर? फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. इसमें शेयर मिल रहा है टू पार्टनर. कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. अरे देखो ना, मेंबर को तो फैमिली ही शेयर देगी, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से शेयर मिलेगा. उसके बाद हम करते हैं अलाउंसेज एंड पर्क्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्या सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय? ना बेटा, हु आर पोस्टेड आउट ऑफ इंडिया. अलाउंसेस के कुछ और पॉइंट कवर करते हैं. HRA, हाउस रेंट अलाउंस एज पर लिमिट्स, ये भी एग्जम्प्ट होता है. सर्टन अलाउंसेस एज पर लिमिट्स, ये भी एग्जम्प्ट होते हैं. और एक अलाउंस का पॉइंट करते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस टू MP, MLA और MLC, ये भी टैक्स फ्री होते हैं. तो मैंने आपको क्या बताया? एग्रीकल्चर इनकम, शेयर टू मेंबर, शेयर टू पार्टनरशिप, पार्टनर, फ्रॉम, ये आपने याद रखना है. फिर मैंने आपको 4 पॉइंट अलाउंसेस के कराए. अलाउंसेस एंड पर्क्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर पोस्टेड आउट ऑफ इंडिया, HRA एज पर लिमिट्स, सर्टन अलाउंसेस एज पर लिमिट्स, और मैंने कराया पर्क्स एंड अलाउंसेस टू MP, MLA, MLCs. ये 4 तरह के अलाउंसेस हैं जो टैक्स फ्री हैं. फिर मैं आपको करवा रहा हूँ रिफंड फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. रिफंड फ्रॉम जरूर लिखना है. यहाँ पर भी शेयर टू मेंबर मिला था ना, पार्टनर मिला था, फ्रॉम जरूर बताना है. अभी रिफंड फ्रॉम जरूर बताना है. रिफंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिफंड फ्रॉम एनुअल सुपरएनुएशन फंड, एनुअल सुपरएनुएशन फंड. ये 3 तरह के रिफंड बता दिए मैंने आपको. इंटरेस्ट ऑन सर्टन सिक्योरिटीज, पहले सर्टन अलाउंसेस आए थे एज पर लिमिट,
अब इंटरेस्ट ऑन सर्टन सिक्योरिटीज़ है। उसके बाद है एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम कॉलेज और स्कूल। उसके बाद हम करते हैं जी 3 और करते हैं, लास्ट के 3, रिटायरमेंट ग्रेचुटी एज पर लिमिट्स, कम्यूटेड पेंशन, कुछ बच्चे लिखते हैं पेंशन, इसको ये वर्ड जरूर लिखना, कम्यूटेड पेंशन एज पर लिमिट्स, लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, ये भी टैक्स फ्री है एज पर लिमिट्स। इस क्लास में यश इतना ही काफ़ी है बेटा, आपने इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।